नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव का माहौल है। साल 2025 की ही शुरुआत में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और बात अगर मानेसर की करें तो मानेसर में तो पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। तो हम भी मानेसर आ पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि नगर निगम के चुनावों को लेकर तैयारियां कैसी हैं। जिस तरह से राज्य चुनाव आयोग तो पूरा तैयार नजर आ रहा है, अपनी तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। उम्मीदवार कितने तैयार है, प्रत्याशियों की तैयारी किस हिसाब से चल रही है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मानेसर से आप प्रत्याशी हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सबसे पहला मेरा सवाल फिर आपसे यही रहेगा कि तैयारियां कैसी चल रही हैं, कितने तैयार हैं आप निकाय चुनाव को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं आप सबका स्वागत करती हूं जो आप अपना समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, और आप सबके माध्यम से मैं अपने देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और नगर निगम के समस्त परिवारों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। आने वाला साल जो है वो आप सबके लिए सुखदायी हो, वैभवपूर्ण हो और वृद्धि लेकर आए। जी, अब तैयारियों पे बात करते हैं। कितने तैयार हैं आप निगम चुनावों को लेकर? जो ये निगम चुनाव है ये अकेले हमारे लिए नहीं है, ये समस्त जो हमारे नगर निगम के वासी हैं, मानेसर नगर निगम के, उन सभी परिवारों के लिए हैं। और हमारा मतलब 2019 से शुरुआत हुई थी, तो 4 से 5 साल होने वाले हैं। तो लगातार लोगों से मिलना हो रहा है, उनसे संपर्क है और पूरा समर्थन मिल रहा है। सभी जो अपने क्षेत्र के लोग हैं और इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र हैं उनका भी सबका समर्थन मिल रहा है। सोसाइटीज़ से भी पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो नगर निगम है वो कुछ तो अर्बन एरिया में बटा हुआ है और कुछ ग्रामीण इलाका है और संपूर्ण बहुमत है वहाँ सर। तो मतलब आप कह रहे हैं पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है को लेकर जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप कह रहे हैं जनता का तो समर्थन मिल रहा है पूरा, लेकिन ऐसा क्या आपके मन में आया, आपका क्या विजन है जिसको लेकर आपने ये तय किया कि आपको इस बार निगम चुनाव में उतरना है? 2019 कोरोना के दौरान जब जो हमारे पूर्वांचल के भाई थे वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनका जो मीन्स डेली का काम होता है कि आज अर्न किया और आज ही यूज़ किया, तो उनके पास कुछ भी इस तरह की पूंजी नहीं होती कि वो अपने किसी समय में उसका इस्तेमाल कर सकें। उस दौरान हमने घर घर जाकर लोगों को राशन पहुंचाया, और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं, तो जो पूर्वांचल के भाई थे और जो असहाय लोग थे ग्रामीण इलाके में, उनके घरों में पहुंचकर मैंने फ्री इलाज किया, फ्री डिलीवरीज करवाई, उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ पहुंचाई, राशन पहुंचाया, और जो हमारे भाई यहाँ से अपने घर जाना चाह रहे थे उनके लिए परिवहन का इंतज़ाम करवाया। इन सब को देखते हुए जो हमारे इलाके की सरदारी थी, हमारे 36 बिरादरी के जो भाईचारा था, उन सब ने हमसे संपर्क किया और एक संगोष्ठी की गई जिसमें सबने मुझे चुना, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और समाज सेवा में भी काफ़ी, उस समय जब लोग घरों में बंद हो गए थे हमने सबके घर में जाकर मदद की। तो उन सब ने ये सब देख के सोचा कि मतलब बेटा आप आगे आइए, आप जो मानेसर नगर निगम आया है, अगर हमें कुछ विकास करना है अपने क्षेत्र में तो हमें आपके जैसा ही कैंडिडेट चाहिए। तो उसी दिन से 2021 में उन्होंने मुझे मानेसर नगर निगम की बागडोर मेरे हाथों में दी थी, जिसे 4 से 5 साल हो गए। मैं लगातार कार्यरत हूँ और समाज में जो भी हमारे लायक काम होते हैं, चाहे वो रोडों को लेकर हो या पानी नहीं पहुंच रहा है पानी को लेकर हो, मैं लगातार करती जा रही हूं। तो अभी हमने 15 दिसंबर को और कल भी हमारा एक छोटा सा कार्यालय का प्रोग्राम था, उसमें कई हज़ारों की संख्या में पहुंचकर सबने साथ दिया। तो जो मेरा जो इलेक्शन में आने का था ये हमारे सारे समाज की अनुमति से था। तो
जनता का ही साथ था, उन्हीं की अनुमति थी जिसकी वजह से मुझे चुनाव में तो आना आपने कहा पड़ा। जनता की डिमांड थी, जनता की मांग थी, जिसको आप पूरा करने के लिए चुनाव में उतरे हैं। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि आप कह रहे हैं कोरोना काल से ही आप जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को भी समझ रहे हैं। मानेसर के लोगों से आपने बातचीत भी की है। क्या बुनियादी सुविधाएं हैं मानेसर की जनता की, जिन पे आपका फोकस रहेगा? यहाँ पर मानेसर पहले जो हमारा ये क्षेत्र था ये पंचायती था, लेकिन जो विकास था वो उस तरह से नहीं हो पा रहा था, उन्नति नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे पंचायत को हटाकर निगम को लाया गया। क्योंकि काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी मुद्दे हैं। पानी पीने के लिए नहीं है। आप देखें कि कुछ जो हमारा क्षेत्र है जैसे खो है, मानेसर है, कासम है, उन क्षेत्रों में पानी की समस्या है, पीने के लिए पानी नहीं है। और दूसरी चीज़, कई हमारे ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की निकासी का ही कोई सोर्स नहीं है, सीवरेज नहीं है, पानी की आउटलेट नहीं है, कहीं पर भी गलियों में पानी भरा हुआ है, बच्चों के निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो हम एक इंडस्ट्रियल एरिया से भी बिलोंग करते हैं, IMT मानेसर। तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, पोल्यूशन की समस्या भी बहुत है यहाँ पर, और बिजली की समस्या है। इसके साथ साथ रोड जो है, रोड प्रॉपर रूप से बने हुए नहीं है, काफ़ी गड्ढे हैं रास्तों में, और ग्रीनरी भी नहीं है, बहुत कम है। और मुख्य जो समस्या है गांव में देखी जाए तो बंदरों की बहुत समस्या है। बंदर बहुत ज़्यादा है, बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी आप मानेसर से आगे गांव में चले जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी समस्या यही मिलेगी कि पहले इन बंदरों का कुछ करवाइए। और इसके साथ साथ बेरोज़गारी तो हम सभी जानते हैं, कोरोना काल से हम सबकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। अभी कुछ दर तक उस बेरोज़गारी को दूर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो हमारे गांव के ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन नौकरियां नहीं है। तो इस मानेसर नगर निगम से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। तो नौकरियों को लेकर कोई आगे प्लान रखा है, कोई विजन रखा है कि जी किस तरह से सरकार से डिमांड होगी? इसमें कुछ तो आप देखेंगे कि हमारे जो मानेसर नगर निगम है इसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है IMT मानेसर का, तो उसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी बच्चों को मतलब नौकरियों के लिए सेटल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ नगर निगम में काफ़ी नौकरियाँ हैं। जो हमारा मानेसर नगर निगम है ये सबसे धनी नगर निगम है, तो हमें काफ़ी उम्मीदें हैं नगर निगम से, बच्चों को रोज़गार की भी उम्मीद है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो बुनियादी सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति चाहता है। आपने कहा कि ये दो मुद्दे भी आप उठाने वाले हैं। इनको लेकर किस तरह से कदम आप आगे उठाएंगे? कोई इसके लिए प्लानिंग आपने तैयार कर रखी है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपकी सुधार के लिए कदम हो सकते हैं, या अगर हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो क्या वो बड़े कदम हैं जो आप चाहते हैं कि उठाए जाएं? शिक्षा को मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल हैं उनकी इमारतें बहुत जर्जर हैं। मतलब कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो बिल्कुल टूटी हुई दीवारें हैं जिनमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सर्वप्रथम अगर मुझे हमारे मानेसर नगर निगम की जनता मेरा साथ देती है, मेरे हाथ में कुछ पावर आती है, तो मैं उन इमारतों को ठीक करवाना चाहूँगी। और इसके साथ साथ आज के टाइम में जो मतलब कंप्यूटर्स का ज़माना है, हमारे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर इस तरह की एजुकेशन नहीं है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको जो नई मॉडलाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो कंप्यूटर्स हैं और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उनके स्कूलों तक पहुंचाऊं, ताकि बच्चे जो हैं वो मतलब जो आज के टाइम की एजुकेशन है उसको पा सकें। तो शिक्षा में आप चाहते हैं कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल एडवांसमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन हो, ताकि जो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आज भी हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चों के पास पढ़ने के लिए बुक्स भी नहीं है। सरकारी स्कूलों का मैं हाल बताना चाहूँगी। बाकी स्वास्थ्य को लेकर अगर कहा जाए तो हमारे क्षेत्र में देखा जाए PHC सेंटर बहुत कम है ही नहीं कहा जाए तो, और उनकी हालत इतनी ख़राब है कि सेम थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग,
बिल्डिंग्स बिल्कुल ख़राब हैं, मतलब हम ये उम्मीद नहीं कर सकते वो कब गिर जाएंगी। तो मेरा पहला जो रहेगा बिल्डिंग्स को ठीक करना, चाहे वो चिकित्सालय हों, चाहे वो स्कूल हों। तो मैं इन चीज़ों को सर्वप्रथम देखूंगी। और हमारे जो पीएचसी सेंटर्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। आप जाके देखेंगे, अगर क्षेत्र में कोई एक आधा खुला भी है तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको। तो मेरी स्वास्थ्य को लेकर यही रहेगा कि डॉक्टर्स एक तो मतलब वहाँ मौजूद रहें, डॉक्टर्स जो वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए टाइमली, और पूरा समय वो दें, क्योंकि देखा जाता है कि अगर 6 तक ड्यूटी है तो वो 2 बजे ही चले जाएंगे। तो मेरा रहेगा कि मैं पर्सनली पीएचसी सेंटर्स को विज़िट करूं और डॉक्टर्स का जो उनका अटेंडेंस शेड्यूल है वो चेक रखूं, और दवाइयां जो हैं, अगर डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं हैं तो मेडिसिन्स का पूरा प्रबंध किया जाएगा, डॉक्टर्स का किया जाएगा, इमारतें ठीक की जाएंगी। और इसके साथ साथ अभी भी मैं अपने बिहाफ पे काफ़ी मेडिकल फ्री कैंप्स लगवाती हूँ, तो आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य है, आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों में स्कूल भी बंद कर दिए गए थे, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। तो अगर नगर निगम में आने का मौका मिलता है तो मैं ग्रीनरी के ऊपर भी पूरा ध्यान दूंगी और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो बुज़ुर्ग हैं उनको काफ़ी अस्थमा की दिक्कत है, और बच्चों को भी काफ़ी आंखों में दिक्कत और स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत रहती है। तो एक तो पेड़ पौधों का और दूसरा पीएचसी सेंटर्स का। इंद्रजीत जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपकी क्या मंशा है? आप किसी पार्टी से लड़ना चाहते हैं? क्योंकि अभी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के ऐलान तो हो ही नहीं है, तो आपकी क्या उसके लिए तैयारी है? मैंने जब शुरुआत की थी तो जनता के आधार पर ही की थी, उनकी अनुमति से ही की थी, और स्टार्टिंग से ही जो जनता है उसी को मैंने अपनी टिकट माना था और उसी को अपना वोट बैंक, और उन्हीं के साथ से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी है वो हमसे संपर्क करती है और जो हमारा विज़न है, हमारी नीतियाँ उनकी नीतियों से मेल खाती रही, समन्वय बना, तो ज़रूर मैं पार्टी के साथ जाना चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि किसी भी मेयर को अगर नगर निगम में अपने, कहा जा सकता है, डेवलपमेंट लेकर आनी है या कोई भी कार्य करवाने हैं, तो पार्टी का, उस व्यक्ति का सरकार के साथ सामंजस्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सरकार के साथ एक जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकार के साथ ऐसा मतलब कि कुछ नहीं है कि मतलब हमारा सरकार से कुछ कम्युनिकेशन नहीं है या फिर समन्वय नहीं है, लेकिन बस यही है कि कुछ नीतियां जो हैं, अगर जो मानेसर नगर निगम के विकास के लिए हमने विज़न जो अपने सोचे हैं वो उनसे मिलते हुए, और उन्होंने आके अप्रोच की, बात की टिकट के लिए, तो क्योंकि सत्ता में अगर सरकार के साथ चलेंगे तो जो रुके हुए कार्य हैं उनमें बढ़ोतरी भी आएगी, वृद्धि भी होगी, और वो जल्दी हम कर सकते हैं कार्य। अगर हम कुछ नगर निगमों में मेयर पद की बात करें तो वहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है, लेकिन मानेसर में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? या आपके लिए फ़ायदे की बात है या किस तरह से उसे देखते हैं? बिल्कुल, हमें इस चीज़ का था कि कुछ रिजर्वेशंस का ना हो, लेकिन सरकार का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि जो उन्होंने हमारे क्षेत्र में पहले इलेक्शंस हैं ये, और जनरल सीट दी, और सभी हमारे जो और कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, और जाति पाति का कोई इसमें नहीं है, सामान्य सीट है। और हमारे जो इलाके की जनता है वो भी बहुत खुश है, और हम भी बिल्कुल सभी खुश हैं, और जो एक रास्ते हैं वो कम्प्लीटली खुल चुके हैं सबके लिए कि सभी इसमें भाग ले सकते हैं। और ठीक है, बहुत अच्छा है ये सरकार का जो डिसीजन था सामान्य सीट के लिए।
डॉक्टर इंद्रजीत जी, आप खुद भी यादव हैं और मानेसर यादव बाहुल्य इलाका है, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा सपोर्ट जो है आपको यादव का ही रहने वाला है, या अन्य जो जाति के लोग हैं, अन्य जो बिरादरियां हैं, उनका भी आपको पूरा समर्थन मिलेगा? हमारा मानेसर नगर निगम का क्षेत्र है ये यादव बाहुल्य है, लेकिन इसमें 36 बिरादरी के भाईचारा सभी रहते हैं और हमें अभी तक सभी का साथ और समर्थन मिला है, क्योंकि मैंने भी कभी जात पात को नहीं माना, हमेशा सबके साथ एक भाईचारे के साथ चले हैं। तो सभी हमारे लिए देवतुल्य हैं, क्योंकि सबका आशीर्वाद है, सबका साथ है। और अगर आप किसी क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे, आप तभी कर सकते हैं जब आप जात पात को हटाकर सभी एक साथ बराबर से एक इक्वल भाईचारे के साथ चलेंगे। तो यहाँ पर हमें 36 बिरादरी के पूरे भाईचारे का पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। जब सड़कों पर उतरते हैं, गलियों गलियों जाते हैं, तो किस तरह से लोग जो हैं रिस्पांस अपना देते हैं, कैसा रिस्पांस उनका मिलता है, और किस तरह की बातें जो हैं ज़्यादातर लोगों से सामने आपके आती हैं? मुझे 4 साल हो गए हैं और मैं आज तक मैंने कम से कम 10 बार मैं हर गांव को डोर टू डोर कर चुकी हूँ। और प्यार तो आप पूछिए कि मतलब इतना ज़्यादा मिलता है, जो अगर हम अपनी माताओं को देखें तो अगर कोई बीमार भी है और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और एक बार उनको बोलना पड़ता है कि माँ आपको चलना पड़ेगा, तो मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। मतलब इतना प्यार और इतना गहरा रिलेशन है कि वो उठ के चल देती हैं। छोटे बच्चे हैं वो साथ चलते हैं, नौजवान भाई हैं वो साथ चलते हैं, महिलाएं हैं वो अपना काम छोड़कर बच्चों को घर पे किसी दूसरे के साथ छोड़कर मेरे साथ चलती हैं। तो बहुत अच्छा एक आत्मिक रिश्ता है सबके साथ, जो बहुत गहरा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती शब्दों के माध्यम से। एक महिला चेहरा होने का, महिला प्रत्याशी होने का लगता है कोई एडवांटेज ज़्यादा मिलता है? हम भारत में रह रहे हैं जहाँ पे महिला और आदमी जो हैं वो बराबर हैं। मैं ऐसा नहीं मानती। अच्छा, मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी, क्या लगता है कि एडवांटेज ज़्यादा मिलता है या कुछ डिसएडवांटेज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज मुझे कई बार रात को 9 से 10 भी हो जाते हैं और कई जगह ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जहाँ पर आदमियों के ऑफिसेज हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र के हमारे भाई हैं, जो हमारे देवतुल्य बुजुर्ग हैं, कोई मुझे अपनी बहन मानते हैं, कोई बेटी मानते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ डिसएडवांटेज नहीं है कि आप महिला हैं तो आपको कोई दिक्कत आ सकती है। नहीं, आप मतलब मुझे नहीं लगता इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी कि कोई आपत्ति है या फिर कोई दिक्कत है। हर समय हर जगह कोई ना कोई साथ खड़ा रहता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि हमारे जो क्षेत्र की महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं मेरे चेहरे में खुद के चेहरे को देख रही हैं, क्योंकि आज तक हमेशा जो आदमी थे वो अगर रिजर्व सीट आ गई, महिला रिजर्व है, या फिर BCA रिजर्व, महिला रिजर्व आ गई, तो अपनी वाइफ को चेहरा बना के आगे पेश कर देते थे और उनको खड़ा करके इलेक्शंस का सारा जो था वो खुद आगे आके करते थे। लेकिन मेरे चेहरे के रूप में जो हमारी महिलाएं हैं वो खुद को देखती हैं और मुझे उन सभी महिलाओं का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, चाहे वो गांव से हैं, चाहे वो अर्बन क्षेत्र से हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया से हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला कहीं भी कमज़ोर नहीं है, वो खुद में एक सक्षम है। खैर, नारी शक्ति का ज़माना है, कोई सवाल खड़ा करना तो सही भी नहीं होगा। हमें पता है आज की नारी कितनी मजबूत है और किस तरीके से आवाज़ जो है अपनी आगे रख सकती है। और अब एज अ मेयर अगर सरकार के सामने बात रखनी हो तो कितनी मजबूती से आप रख सकते हैं, इसमें कोई इफ़ एंड बट या कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं आपसे डॉक्टर इंद्रजीत जी ये भी समझना चाहूँगी कि देखिए, आपका जो मेन
फोकस रहता है वो जनता पर रहता है। आपका काम रहता है कि जनता जो आपसे कनेक्ट कर रही है, जनता जो आप तक अपनी बातें पहुंचा रही है, अपनी समस्याएं पहुंचा रही है, उसको आपको सरकार तक पहुंचाना है। तो जनता से आपका कनेक्ट बना रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही आपको इस पर भी फोकस करना है कि सरकार तक जो तमाम लोगों की समस्याएं हैं वो पहुंचती रहे। तो इन सब के बीच डेवलपमेंट जो है वो ना रुके, डेवलपमेंट होती रहे, इसके लिए आपका क्या विजन है? अभी तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जो हमारे बिहाफ पे काम है वो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर जनता ने मौका दिया, मेरा सरकार में साथ रहा, तो सरकार की जो मतलब हमारे जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुँचाया जाएगा। अब भी हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो सरकार तक पहुंचाए जाते हैं जनता के साथ, जिसमें पानी की निकासी को लेकर मुख्य समस्या है और हमारे कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं आता। तो अब भी हम ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार में साथ आएगा तो निश्चित रूप से हम जो हमारे रुके हुए कार्य हैं उनको जल्दी ही कंप्लीट कर पाएंगे। और 2 से 3 साल में हमारा सुनने में आता है कि इंदौर जो नगर निगम है वो सर्वप्रथम है सभी क्षेत्रों में। तो हमारा जो मानेसर नगर निगम होगा वो उस नगर निगम से भी सर्वोपरि रहेगा। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, और जिस तरह की समस्याएं आपने मानेसर की गिनाई हैं, आपकी सोच कहा जा सकता है, आपकी प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ आप मानेसर में करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने कोई लक्ष्य भी निर्धारित किया है या प्रायोरिटीज़ कोई निर्धारित की हो कि पहले मुझे इन बातों पर, इन मुद्दों पर पहले फोकस करना है और इतने टाइम में मैं चाहती हूँ इन चीज़ों का सुधार हो जाए, ऐसी भी कोई प्लानिंग आपकी है पहले से? प्लानिंग तो है, विज़न और जो हमारा नगर निगम के एम्स हैं वो भी डिसाइडेड हैं, लेकिन ये सब तभी पूर्ण हो पाएंगे जब इलेक्शंस होंगी। इलेक्शंस होंगी, हाथ में कुछ ताकत आएगी, तभी इन बातों पर जिक्र करने का या फिर डिस्कशन का कोई फ़ायदा है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इलेक्शंस हों और हाथ में पावर आए, ताकि समय निर्धारित करके उन सभी कार्यों को पूरा किया जाए और जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको ख़त्म कर कर मानेसर नगर निगम को विकसित रूप दिया जाए। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की। और इलेक्शन होने में अभी समय है, लेकिन अभी से आपको बहुत बहुत हम कह सकते हैं कि शुभकामनाएं और गुड लक। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ें और जो विजन है आपका अपने एरिया के लिए, मानेसर के लिए, उसको आप ज़रूर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।